हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो आप में से कई सारे दोस्त लगातार बोल रहे थे कि सर जीएस की भी क्लासेस चलाइए, उसमें भी आप पोस्टमार्टम क्लासेस बनाइए, क्योंकि हिंदी और उत्तराखंड की हमारी पोस्टमार्टम क्लासेस दोस्तों चलती हैं। उत्तराखंड में हमने 86 87 पार्ट्स कर लिए हैं, हिंदी में भी हमने 26 पार्ट कर लिए हैं। तो आप में से कई सारे दोस्त बोल रहे थे कि सर जीएस भी चलाइए। तो आज दोस्तों मैं जीएस का आपके लिए पोस्टमार्टम क्लास पार्ट 7 लाया हूँ। 6 पार्ट में इससे पहले आपको अपलोड करके बता चुका हूँ। जो वैयक्तिक सहायक का एग्जाम पेपर था वो प्रश्न है। आज 7वें पार्ट में दोस्तों हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और आप इस सीरीज के बाद रिव्यू जरूर दीजिएगा दोस्तों कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी ये सीरीज आगे कंटिन्यू रह पाएगी, वरना मुझे ये सीरीज फिर दोस्तों बंद करनी पड़ेगी। और आज के 20 जो ये प्रश्न है, इसमें आपके दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर सभी के मिक्सअप प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर बताइएगा आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, वीडियो कैसी लग रही है, और जो भी मैं आपको उसके साथ में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा वह कैसा लग रहा है। आज पार्ट 7 है, इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? पांचवां, छठा, सातवां या फिर आठवां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में दोस्तों कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और पृथ्वी के कुल भूभाग का 2.43%, 2.43% भाग दोस्तों हमारे भारत का फैला हुआ है। इसी कारण भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। तो पहला स्थान किसका है दोस्तों? पहला स्थान है रूस का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है रूस। दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां दोस्तों हमारा आता है इंडिया का नाम। कभी कभी आपसे एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से ही पूछ लेगा कि क्षेत्रफल के अनुसार जो देश हैं उनको बढ़ते घटते क्रम में लगाइए। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है रूस। भारत का स्थान कौन सा है? सातवां है। ठीक है, इसी के साथ साथ भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पृथ्वी के कुल भूभाग का कितना है? 2.43% है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली दोस्तों याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में, भारत का रेखांशीय विस्तार जिसे देशांतरी विस्तार भी बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर तक, ये पश्चिमी देशांतर होगा, और भारत में राज्यों की संख्या 26। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया। देखिए, अभी मैंने आपको बताया भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ये तो बिल्कुल सही है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से मध्य में है। भारत का रेखांकीय या देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से दोस्तों 97 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में। तो ये पूर्वी होगा, सॉरी शायद गलत बता दिया था मैंने। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 26 नहीं है। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप देखिए दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोगों को पता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। कहीं कहीं पर आप पढ़ते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। तो ये दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की अब बात करते हैं, वह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से होकर गुजरता है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट। उसके ऊपर जाके दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट जो होता है वह तमिलनाडु कन्याकुमारी से होकर गुजरता है 8 डिग्री 4 मिनट। तो जो ग्रेट निकोबार वाला क्षेत्र आता है हमारा इंदिरा पॉइंट, तो वो समुद्री क्षेत्र से लगा हुआ है, इस कारण उसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। तो अगर अक्षांशीय विस्तार में 6 डिग्री 4 मिनट से भी आए या 8 डिग्री 4 मिनट से भी आए, तो ये दोनों ही आपको याद रखने पड़ेंगे। और देशांतरी विस्तार तो फिक्स है दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। अब देखिए, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है, तो यहां से दोस्तों आपको दो पॉइंट याद रखने हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और यह इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है दोस्तों? यह ग्रेट निकोबार
द्वीप में स्थित है और भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसी को ही दोस्तों पहले पिग्मिलियन पॉइंट या फिर लाहेचिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। और यहां से होकर गुजरती है हमारी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। जो भारत के मैप में सबसे नीचे वाला एरिया आप देखते हैं जहां पे हमारी ये फिनिशिंग होती है, वह हमारा क्या होता है, दक्षिणतम बिंदु होता है। ग्रेट निकोबार से होकर गुजरता है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट। अगला है 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछा जाता है तो भारत का दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी में है। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है और कन्याकुमारी से होकर यह गुजरता है 8 डिग्री 4 मिनट। और इसी कन्याकुमारी का जो पुराना नाम हम कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, इसका पूरा नाम था क्या, कैप कैमोरियन। कैप कैमोरियन इसका प्राचीन नाम था। तो दक्षिणतम बिंदु हो गया, दक्षिणी बिंदु हो गया। अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सा, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल से ही होकर दोस्तों हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। और ये इंदिरा कॉल कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में हमारा इंदिरा कॉल स्थित है, पीओके क्षेत्र में ही आता है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। कहां से होकर गुजरता है, सभी याद रखना है। अब देखा देशांतरी विस्तार के बारे में बात करते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर दोस्तों, यह भारत का क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि गुजरात से होकर गुजरता है। और गुजरात में सरक्रीक या गुहार मोती, जो भी ऑप्शन में मिले, सरक्रीक या गुहार मोती, ये दोनों ही ऑप्शन में मिल जाते हैं आपको। सरक्रीक या गुहार मोती दोस्तों भारत का क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है, जहां से होकर हमारी 68 डिग्री 7 मिनट होकर गुजरती है, रेखा होकर गुजरती है, सर्करिक या फिर गुहार मोती, जो कि कहां स्थित है, गुजरात में स्थित है। और वहीं आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों जहां से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरी रेखा होकर गुजरती है, वो है वलांगू। वलांगू या फिर कहीं कहीं आप इसको किबतू भी देखेंगे, वलांगू या फिर किबतू, वलांगू या फिर किप्तू। और ये वलांगू या किप्तू कहां स्थित है दोस्तों, ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू या किप्तू में स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं कि कौन सा अक्षांश कहां से होकर गुजरता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां से होकर गुजरता है, भारत का पूर्वी बिंदु कितने देशांतर पर स्थित है, कितने अक्षांश पर स्थित है, उत्तरी बिंदु, ये सारे पॉइंट, या फिर ग्रेट निकोबार द्वीप से होकर कौन सा हमारा पॉइंट होकर गुजरता है, कौन सी रेखा गुजरती है, ये सारे पॉइंट दोस्तों आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। तो उत्तरी बिंदु को क्या है, एक बार फिर से बताया था, उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों, हमारा भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है। दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु से होकर गुजरता है। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वलांगू या किप्तू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जहां के होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु वो है सरक्रिक या गुहार मोती, जो कि कहां हमारा गुजरात में स्थित है। आप मैप के अनुसार भी दोस्तों इन चीजों को लगा सकते हैं। देखिए, सबसे भारत का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, वह दोस्तों जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, यह है गुजरात। और भारत का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है तमिलनाडु। ठीक है, जिला जो कर रहा हूं राज्य, ठीक है, जिला राज्य तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। ठीक है, और इसी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की संरचना क्या होती है दोस्तों, दीर्घ वृत्ताकार आकृति होती है। आप लोग सभी लोगों को पता है पृथ्वी क्या है, दीर्घ वृत्ताकार आकृति में बसा हुआ है। ठीक है, और इसके बीच से दोस्तों एक रेखा होकर गुजरती है, जिसे हम कहते हैं क्या, विषुवत रेखा, या भी इसी रेखा को कभी कभी भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और इसी को ऐसे अगर ऊपर से ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये जो भाग है पूर्वी देशांतर वाला भाग हो जाता है, और इधर साइड वाला भाग हमारा पश्चिमी देशांतर का भाग हो जाता है। अगर आपसे नॉर्मली उत्तराखंड की कंडीशन, सॉरी भारत की कंडीशन पूछेगा कि भारत कहां पर स्थित है, तो भारत दोस्तों उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहां पे स्थित है, एशिया महाद्वीप में भारत आता है, जो कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। इसी कारण हम देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं। और उत्तरी अक्षांश इतने से इतना 8 से लेकर हम 37 तक, और देशांतरी विस्तार 68 से लेकर 97 तक पूर्वी देशांतर इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि भारत की जो स्थिति है वह उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो ये तो हो गया बीच वाली जो रेखा जो 0 डिग्री से होकर गुजरती है दोस्तों, ये होती है हमारी विषुवत रेखा। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर से जो रेखा होकर गुजरती है, ये वाली जो रेखा है हमारी दोस्तों, इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों, वो है कर्क रेखा। भारत को 2 भागों में बराबर विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है दोस्तों, ये है कर्क रेखा।
जो कि विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। तो कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेगा कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर यह गुजरती है और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और ये जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए विषुवत रेखा ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से होकर जो रेखा गुजरती है इसे विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है इसे बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, मकर रेखा। मकर रेखा, ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। अब कर्क रेखा मैंने आपको बताया कि भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो एक कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर दोस्तों गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और जो मैंने आपको एक क्रम बताया दोस्तों, वो यह पश्चिम से पूर्व की ओर बताया है। तो कभी कभी आपसे क्या पूछेगा कि कर्क रेखा के गुजरने के क्रम में पश्चिम से पूर्व तक उत्तराखंड मतलब भारत के राज्यों को सम्मिलित कीजिए, भारत के राज्यों को सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पश्चिमी राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है वो है गुजरात, और सबसे पूर्वी राज्य जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो है दोस्तों क्या, हमारा मिजोरम। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम यह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और यही पूर्व से पश्चिम का पूछेगा तो पूर्व से पश्चिम में जैसे इसका उल्टा कर देना है, पूर्व से आ जाएंगे आप मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। छत पर जा गबर मामी, इसकी एक ट्रिक भी होती है। चौथी छत्तीसगढ़ तरह से त्रिपुरा, इस टाइप से आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में पाया जाता है। तो कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और यहीं से एक और प्रश्न हमारा बनता है कि कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है। तो कर्क रेखा पर स्थित शहर माना जाता है दोस्तों कौन सा, रांची। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, कर्क रेखा पर स्थित शहर माना जाता है। तो कर्क रेखा से आपको इतने पॉइंट डायरेक्टली याद रहने चाहिए। प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से घुमा फिरा के आपके प्रश्न फिर पूछे जाते हैं। ठीक है, और भारत को बराबर 2 भागों में दोस्तों कर्क रेखा विभाजित करती है। अब देखिए प्रश्न बात करते हैं कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। ऑप्शन देते ही गए 1 2 4, 1 2 3 4, 1 3 4 या फिर 2 3 4। तो कर्क रेखा दोस्तों हमारा, आपने कभी, मैंने आपको ये बताया कि उत्तर प्रदेश से गुजरती है, नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कहां से गुजरती है, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और इसी के साथ साथ अन्य मतलब कुल मिला के 8 राज्यों से हमारी यह कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा, कोई भी 4 राज्य दे देगा या प्रश्न डायरेक्टली पूछ लेगा कि कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। कर्क रेखा के गुजरने के क्रम में राज्यों को सम्मिलित कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न ही पूछा जाता है। कर्क रेखा से गुजरने वाला सबसे सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो वह है मिजोरम। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, वह है गुजरात। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इस पे कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, तो वह है दोस्तों हमारा क्या, रांची। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब दोस्तों एक प्रश्न जो आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था, यही प्रश्न था डायरेक्टली कि निम्न नगरों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकट है। अब ऐसे प्रश्न दोस्तों यूपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन है, आईएएस प्री 2003 में पूछा गया है, अभी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आप सभी शहरों को उनके अक्षांशीय विस्तार या देशांतरी विस्तार के हिसाब से दोस्तों याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन तब भी मैं आपको इसको आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर होता है क्या, कोलकाता। क्या है इसका राइट आंसर, कोलकाता। कर्क रेखा के सबसे निकट का स्थान कौन सा है, वो है कोलकाता। देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। तो जो कोलकाता है ना दोस्तों, कोलकाता 22 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित माना जाता है। इसी कारण कोलकाता क्या है, कर्क रेखा के सबसे निकट है। जबकि जो ये दिल्ली है दोस्तों, यह 28 डिग्री 61 मिनट उत्तरी अक्षांश पर माना जाता है। नागपुर जो है दोस्तों, यह 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित माना जाता है। और जोधपुर जो है यह 26 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित माना जाता है। इसी कारण कर्क रेखा के सबसे निकट का शहर कौन सा है, इसमें से कोलकाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको एक्चुअलिटी में जो कर्क रेखा का सिचुएशन पता होनी चाहिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा के उत्तर में या भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और इसके सबसे पास में निकटतम शहर इन ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है दोस्तों, वह हमारा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने का कार्य करता है।
और ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य के रूप में दोस्तों मणिपुर को जाना जाता है। किसको? मणिपुर को कहा जाता है कि कर्क रेखा के उत्तर में है, स्थित है। अगला प्रश्न ऐसे ही एक एग्जाम में बन जाता है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि आपकी अधिकतम होती है। तो दिल्ली में ऐसा माना जाता है कि जून माह में आपके दिन की अवधि क्या होती है? अधिकतम होती है। उत्तरायण दक्षिणायन वाला कॉन्सेप्ट यहां पे आपका काम करता है। इसी के साथ साथ एक प्रश्न बनता है जो कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कौन सा है, दूरस्थ स्थित शहर कौन सा है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको ये डायरेक्टली याद ही करने पड़ेंगे कि कोलकाता इसके सबसे नजदीक माना जाता है इसके, ठीक है। अब ऑप्शंस पे वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का प्रश्न बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन चेंज कर दूं, इसमें तो कोलकाता है इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऐसे ही मैं अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके दे दूं अगरतला, उज्जैन, गांधीनगर और जबलपुर, तो इसमें से अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कौन सा है दोस्तों, तो इसमें से निकटतम शहर स्थित हो जाएगा क्या? गांधीनगर। गांधीनगर जो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, जो कि गांधीनगर है वह 23 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जैक्टली एग्जाम के अकॉर्डिंग फिर याद करते हुए चलने पड़ते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से फिर इनकी मतलब माइनस करके निकाला जाता है, जो सबसे पास में होता है उसको हम काउंट करते हैं। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है और आप ज़्यादा मेहनत इसके ऊपर करिएगा भी मत। बस ये दो प्रश्न याद रखिएगा, कोलकाता और अगला अगर पूछा जाएगा तो आपको ये चार ऑप्शन के हिसाब से अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको सीधे सीधे गांधीनगर आंसर मानना है। या फिर एक और प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कौन सा है, ऑप्शन देगा जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या फिर वाराणसी। तो जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या वाराणसी में से सबसे पास में दोस्तों क्या है? हमारा जबलपुर स्थित है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, क्योंकि आपको पता है जो यूके के जो एग्जाम एंटर हैं वो अधिकतर बहुत बार क्या कर देते हैं? घटना चक्र से प्रश्न उठा देते हैं, और यह प्रश्न घटना चक्र के ही है। डिट्टो दोस्तों ऑप्शन भी आपको जब बुक से प्रश्न बनता है ना, ऐसा प्रश्न एग्जामिनर बुक से बनाता है तो डिट्टो यही एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा। बस इसमें ही पूछ सकता है कि सबसे निकट कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है। सबसे निकट मैंने आपको बता दिया, सबसे दूर वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बुक से देख के जा सकते हैं, या अगर आपको राज्यों की कंडीशन पता है दोस्तों मैप के हिसाब से, तो तब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट हो गए हैं दोस्तों खत्म। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, हिस्ट्री कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनिवर्सिटी पार्टी ऑफ पंजाब ने, या फिर उपयुक्त सभी ने। तो किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसमें से दोस्तों किसी भी पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका शुरुआत करने का श्रेय किसको आता है दोस्तों? महात्मा गांधी जी को इसको शुरुआत करने का श्रेय जाता है। और जब हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब और आईएनसी, और तो और आईएनसी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करने से मना कर दिया था, तो गांधी जी ने गुस्से में कहा था कि अगर मैं चाहूं तो अपने पसीने के मैल से एक नई कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं। और इसके बाद में कहीं ना कहीं फिर सपोर्ट आता है और हमारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। तो किसने समर्थन नहीं किया था? उपयुक्त में से किसी ने भी दोस्तों समर्थन नहीं किया था। अब यहां से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हमारा प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब यहीं से प्रश्न पूछा है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दोस्तों वर्धा में पारित किया गया था। कहां पे? वर्धा में दोस्तों यह प्रस्ताव पारित किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया जाता है? आंदोलन का प्रारंभ कहां से होता है? तो आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों कहां से होता है? मुंबई से होता है। कहां से होता है? मुंबई से होता है। अब दोस्तों देखिए ये दो कॉन्सेप्ट है, कभी कभी एग्जाम में आप लोग जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? वर्धा में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। और कब पारित हुआ था? 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित हुआ था? वर्धा में पारित हुआ था 14 जुलाई 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित तो हो गया वर्धा में। अब प्रश्न ये बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कहां से दोस्तों? मुंबई से, या फिर बंबई से। उस टाइम पे इसे बंबई नाम से जाना जाता था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन को कब स्वीकृत किया गया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृत किया गया था। और एट लास्ट में दोस्तों 9 अगस्त 1942 से हमारी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो शुरुआत कब से हुई? 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कभी कभी डायरेक्टली प्रश्न पूछ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? अगस्त 1942 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सा वर्ष प्रसिद्ध है? तो 1942 दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रसिद्ध वर्ष माना जाता है। गांधी जी ने करो या मनो का नारा
गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान दिया था। इसी प्रकार से प्रश्न बन जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, उसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और कौन से आंदोलन में दिया था? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, जो कि 8 अगस्त 1942 को पारित होता है। 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन का प्रारंभ कर दिया जाता है। इतने पॉइंट आपको भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों याद रखने हैं। और किसी भी पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया था। अब कल ही के एग्जाम में सचिवालय सुरक्षाकर्मी में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन दिया गया था। और ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी 8 अगस्त 1942 को, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा यह समर्थन दिया गया था। और उसके बाद में एक प्रश्न यहां से और आता है कि जब 1942 में कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन या बंबई अधिवेशन हो रहा था, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्ताव प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों कौन? जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्ताव प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति थे। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, उसका प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने, जबकि जो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था वह क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी में एक प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है दोस्तों कि भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। या फिर करो या मरो का नारा भी दिया गया था। और करो या मरो का नारा वैसे एक्चुअलिटी में महात्मा गांधी जी ने दिया था, इन्होंने भी उसी के प्रक्षेप में यह नारा दिया था। तो इतने पॉइंट दोस्तों आप लोगों को डायरेक्टली याद रखने हैं भारत छोड़ो आंदोलन से, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? यह प्रश्न इंपोर्टेंट है और पहले के एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवल, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड मॉन्टेग्यू? तो इसका आंसर दोस्तों कौन? लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। और लॉर्ड लिनलिथगो यह वाइसराय भी रहा है, भारत का गवर्नर जनरल भी रहा है। और भारत का सबसे अधिक कार्यकाल वाला अगर हम कहें वाइसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो रहा है, जो कि 1936 से लेकर के 1944 तक भारत का क्या रहा था? वाइसराय रहा था। ठीक है। और इसी के कार्यकाल के दौरान में दोस्तों क्या हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यकाल में ही दोस्तों इन्होंने ये कहा था कि जो गांधी जी के आंदोलन है वह राजनीतिक फिरौती के समान है। और ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और इसी के संबंध में आपको यह भी याद रखना दोस्तों कि जो क्रिप्स मिशन भारत आया था वो कब आया था? 1942 में दोस्तों हमारा क्रिप्स मिशन भारत आता है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। और क्रिप्स मिशन में मेनली कितने सदस्य थे? 3 सदस्य हमारे क्रिप्स मिशन में थे। इसी के साथ एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है दोस्तों, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो किसने यह कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक? किसने कहा था क्रिप्स मिशन को? यह कहा था दोस्तों किसने? महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहकर संबोधित किया था। और क्रिप्स मिशन भारत किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। अब आपसे एक प्रश्न है दोस्तों कि भारत की आजादी के समय पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था भारत की आजादी के समय पे? अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत अपने आप में एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम मुख्यतः पढ़ते हैं कितने वंशों के बारे में? 6 वंशों के बारे में पढ़ते हैं। और दिल्ली सल्तनत का जो हमारा टाइम पीरियड है वह शुरू होता है 1206 से लेकर के 1290 तक। और ये 6 के 6 वंश मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूं, GKTSL। देखिए उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक आपको याद है, जीके ट्रिक से जी से हो जाएगा क्या? दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश या वंश कौन सा था? वो था गुलाम वंश। दूसरा वंश कौन सा था? दूसरा वंश था दोस्तों खिलजी वंश। तीसरा वंश कौन सा था? तुगलक वंश था। चौथा वंश कौन सा था? सैयद वंश था। और पांचवा वंश कौन सा था दोस्तों? लोधी वंश था। तो प्रश्न पूछा गया कि किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो दूसरा वंश जो था दोस्तों एक खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता तो सर्वाधिक समय पर शासन किया था किसने? तुगलक वंश ने। और दिल्ली सल्तनत हमारी कब से कब तक चली? 1206 से लेकर के दोस्तों 1206 से लेकर 1526 तक हमारी क्या चला? दिल्ली सल्तनत चला। और लोधी वंश का अंतिम राजा होता है कौन? इब्राहिम लोधी, जिसे कौन हराता है? बाबर हराता है। और 1526 में ही पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर मुगल राजवंश की नींव रखता है। तो 1526 से हमारी फिर मुगल
साहित्य की हम या मुगल काल की शुरुआत पढ़ते हैं। तो किस वंश का सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। देखिए, गुलाम वंश ने 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया था। खिलजी वंश आया दोस्तों, खिलजी वंश ने 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया था। उसके बाद में तुगलक वंश आता है जिसने सर्वाधिक शासन किया था 1320 से लेकर के 1414 तक। उसके बाद में सैयद वंश आता है 1414 से लेकर 1451 तक। और एट लास्ट वन हमारा होता है लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक। और दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनको सुल्तान कहा जाता था। और दिल्ली सल्तनत में मेनली तुर्कों ने दोस्तों शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाली प्रथम तुर्क शक्ति कौन सी थी? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो गुलाम वंश जो था हमारा, जिसकी नींव डालता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, वह सबसे पहला तुर्की वंश था। और दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला अफगान वंश कौन था? तो वह था लोधी वंश। लोधी क्या थे? अफगान थे। तो दिल्ली सल्तनत पे तुर्कों और अफगानी शासकों ने शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वो थी फारसी भाषा। और कितने वंश हुए दिल्ली सल्तनत में? 5 वंश हुए। गुलाम, GKTSL, GKTSL। ये आपको सभी पॉइंट यहां से याद रख लेने हैं। और इंपोर्टेंट भी दोस्तों एग्जाम में दिल्ली सल्तनत से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इनके शासन प्रशासन को लेकर, या इनसे संबंधित जो अन्य योजनाएं होती हैं कि किस शासक के द्वारा क्या किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार बनते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से दिल्ली सल्तनत कर लेना है। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो आपका गलत होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अभी ऐसे यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली जो खिलजी वंश था इसके संस्थापक कौन थे? वो थे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और उसके बाद में कौन आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी दोस्तों, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। जो रणवीर सिंह होते हैं, एक्टिंग करते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका उसमें निभाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया था, 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, उसके बाद में 1320 से 1414 तक हमारे तुगलकों ने शासन किया था। और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले कौन है? तुगलक हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने किया था? भारत में पोलो खेल का प्रचलन यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या फिर मुगलों ने? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन दोस्तों किसने किया था? तुर्कों ने किया था। किसने किया था? तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। अब एक तुर्क का नाम दोस्तों आपको याद होना चाहिए, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या कि वह पोलो खेलते हुए ही क्या हुआ था? घोड़े से गिर गया था। और घोड़े से गिर जाने के कारण में 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी। कहां पे? लाहौर में। और इसी पोलो खेल को दोस्तों चौगान या चौगान भी कहा जाता है। तो पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या चौगान का शौकीन था और पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था। और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, जिसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। गौरी का गुलाम और उत्तराधिकारी था ये। ठीक है, इसे कुरान खान नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श मलिक सिपह सलार के नाम से भी जाना जाता था। और भारत की जो पहली तुर्क मस्जिद थी, कौन सी मस्जिद? कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण भी दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दोस्तों बख्तियार काकी की याद में, किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया गया था, जिसे इल्तुतमिश के द्वारा बाद में पूरा किया गया था। तो पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं और कितने प्रश्न उससे संबंधित बता रहा हूं। अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो आपका अच्छा रिकॉल होगा। और नोट कर लीजिएगा जो पॉइंट आपको याद नहीं होगा तो। अगर प्रश्न देखिए, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन या फिर जहांगीर। दीवान रियासत, नौराज, नेहरू का निर्माण या सर टॉमस रो। फिरोज तुगलक ने क्या किया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? नेहरू का निर्माण कराया था। नेहरू का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। सबसे पहले नेहरू का निर्माण किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही दोस्तों शुरू किया था। अगला प्रश्न है बलबन। बलबन ने क्या किया था दोस्तों? नौरोज त्योहार। नौरोज त्योहार बनाया था किसने? बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दीवान रियासत की स्थापना करी थी। किसकी? दीवान रियासत की स्थापना करी थी। और जहांगीर के दरबार में भारत कौन आया था? तो जहांगीर के दरबार में भारत आया था कौन? सर टॉमस रो। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो दीवान रियासत नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नेहरू का निर्माण कराया गया था। सबसे पहले नेहरू का निर्माण कराने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को ही जाता है। और सर्वाधिक नेहरू का निर्माण कराने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। फारसी त्यौहार जो नौरोज नामक त्यौहार था, इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा कराई गई थी। और इस नौरोज नामक त्यौहार को बैन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बैन किया था। और अंग्रेज शासक थॉमस रो और हॉकिंस दोनों जहांगीर के काल में भारत आए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 1, 4। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय पर हुई थी? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहरी प्रथा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो जौहर प्रथा थी ना,
जौहर प्रथा की शुरुआत क्या हुई थी? राजपूतों के समय में हुई थी। किसकी? जौहर प्रथा की शुरुआत। ठीक है, आपने जब अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत मूवी आप लोगों ने देखी होगी, लास्ट में जो मूवी का एंड होता है वो जौहर के साथ में किया जाता है कि पूरे महल को आग लगा देते हैं, सभी जो महलवासी जो स्त्रियां होती हैं वो जान दे देती हैं। तो वही जो प्रथा थी वह जौहर प्रथा कहलाती थी। जब किसी राजवंश का शासक मृत्यु को पा जाता था तो मुगलों या ये जो हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक थे, ये लोग क्या करते थे? उनकी स्त्रियों पे बहुत सारे अत्याचार करते थे, जिस कारण राजपूतों के समय पे हमारी यह जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी। और सबसे जो तगड़ा जौहर माना जाता है वो पद्मावती का माना जाता है दोस्तों, जो कि रतन सिंह की पत्नी थी। उनका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख जौहर उनका ही माना जाता है। ठीक है, जो आपने पद्मावत मूवी में भी देखा था। ठीक है, तो राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा हेतु जौहर प्रथा का प्रचलन किया गया था। और सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में स्थित सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर या महल को आग लगाकर जान दे देती थी। इसी को दोस्तों हमारा जौहर प्रथा कहा जाता है। तो जौहर प्रथा की शुरुआत हमारी किसके समय पे हुई थी? राजपूतों के समय पे हुई थी। और सती प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथा ये दोस्तों पहले से ही हमारी चली हुई आ रही थी। ये पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दोस्तों भारत का संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, क्या है? भारत का संविधान दोस्तों सर्वोच्च है। ना न्यायपालिका, ना सर्वोच्च न्यायालय, ना संसद, ना धर्म। सबसे बड़ा क्या है? भारत का संविधान है। भारत की प्रस्तावना सबसे बड़ी है। ठीक है, तो वह तभी लिखा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष इस टाइप से जो शब्द दिए गए हैं भारत की प्रस्तावना, अगर आप लोगों ने पढ़े होगी, संविधान की जो प्रस्तावना है, तो भारत के लोग क्या है? संविधान में सबसे ऊपर हैं। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सूची 1 और सूची 2 संविधान के मद और जिस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? अच्छा प्रश्न है कि भारत में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें किस देशों से लिया गया दोस्तों? उन्हें आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार दोस्तों कहां से लिए गए हैं? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ और राज्य संबंधों के मध्य में समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची दोस्तों कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से हमारी समवर्ती सूची ली गई है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होती है, यह कहां से लिया गया दोस्तों? यह लिया गया कनाडा से। कनाडा संघ सूची का जो विषय है वह कनाडा से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संघीय शासन प्रणाली हमने कनाडा से ली है। इसी के साथ कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, ये हमें दोस्तों पता है। ठीक है, अगर हम पूछते हैं कि केंद्र राज्य संबंध कहां से लिए हैं, तो केंद्र राज्य संबंध हमने कहां से लिए हैं? कनाडा से केंद्र राज्य संबंध लिए हैं। विधि का शासन कहां से लिया है? इंग्लैंड से हमने विधि का शासन लिया है। इसी के साथ में संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से दोस्तों हमने संसदीय प्रणाली ली है। आपातकालीन उपबंध हमने कहां से लिए हैं? जर्मनी से हमने अपने आपातकालीन उपबंध लिए हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। और जो आपातकालीन उपबंध है दोस्तों यह जर्मनी से तो लिए गए हैं। जर्मनी के वीमर नामक संविधान से हमने ये आपातकालीन उपबंध लिए हैं। जो भारत के संविधान में उद्देशिका है जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, तो प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो प्रस्तावना या उद्देशिका की भाषा है वह कहां से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। न्यायिक परीक्षण जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया दोस्तों? तो न्यायिक पुनरीक्षण है जुडिशियल रिव्यू, ये हमने लिया है कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और न्यायिक पुनरीक्षण को लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? वो था दोस्तों यूएसए। और यह प्रश्न हाईकोर्ट का जो एग्जाम पेपर हुआ था यूके SSC का, उसमें भी पूछा जा चुका है। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली है? कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है। या भारतीय जो संघवाद है वो हमने कहां से लिया? कनाडा से लिया हुआ है। ये पॉइंट आपको दोस्तों इंपोर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भारतीय संविधान में जो हमारी राज्यों का संघ, भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये जो संकल्पना है ये हमने कहां से ली है? ये हमने ब्रिटेन के अधिनियम से ली है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। न्यायिक पुनरावलोकन भारत और यूएसए में है और यूएसए से भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली हुई है। तो ये जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे या जो चीज कहां से ली गई है ये मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम में बहुत बार दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोगों को सबके सब प्रश्न अच्छी तरीके से याद करते हुए चलने हैं। इसी के साथ एक और प्रश्न आता है, मौलिक कर्तव्य तो बताना भूल गया। मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं।
रूस के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य लिया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, बेसिक सा प्रश्न है, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लिखित संविधान का सबसे प्रारंभ किस देश में सबसे पहले हुआ था, तो लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले कहां पे हुआ था दोस्तों, अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और भारत का विश्व का सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वो भी कहां का है, अमेरिका का ही है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी अमेरिका का ही है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का है, वो है दोस्तों भारत का, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अगला प्रश्न बात करते हैं कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग तो क्या करते हैं, मूल पढ़ेंगे ही नहीं, सीधे पढ़ेंगे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितने अनुसूचियां थी, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां मार के आ जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मूल भारतीय संविधान जो था उसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। और कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों, 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब 395 हमारे अनुच्छेद हैं दोस्तों और 8 अनुसूचियां थी, भाग तो 22 ही थे। अब अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो अभी भी दोस्तों 22 भाग ही हैं, अनुच्छेद 395 ही है। लेकिन अनुसूचियां दोस्तों हमारी कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। वैसे दोस्तों एक्चुअलिटी में देखा जाए तो अनुच्छेद 395 पहले थे, अभी अनुच्छेदों की संख्या 450 से ज्यादा हो गई है। लेकिन उन्हें इन अनुच्छेदों के सब क्लॉज 1 2 3 क ख ग इस प्रकार से जोड़ा गया है। इसलिए हम अभी भी मूल संविधान में जो अपने अनुच्छेद मानते हैं वह कितने मानते हैं, 395 ही मानते हैं। यह प्रश्न आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। वैसे 450 के आसपास में इसकी संख्या पहुंच गई है, लेकिन उनको हमने क ख ग के अंतर्गत ही जोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न बन जाते हैं कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है। और हमारी जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम पे 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी, हमारी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 339 से समान न्याय संहिता एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, या फिर अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। देखिए दोस्तों, ये सभी जो अनुच्छेद है आपका, यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संविधान के कौन से भाग में बताया गया है, तो संविधान का जो चौथा भाग है दोस्तों, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमारा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो हमारा भाग 1 है दोस्तों, उसमें भारत राज्यों का एक संघ होगा, उसके बारे में बताया गया है 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 जो है हमारा दोस्तों, वह है नागरिकता से संबंधित, 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल उसमें आते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल आता है, जो हमारा भाग आता है भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। और भाग 4 जो होता है हमारा, वो होता है नीति निर्देशक तत्व, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक। तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हमारा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहां पे पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो आर्टिकल 39A है, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, समान न्यायिक व निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 जो है वह है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता बताया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण ना बता के दोस्तों, आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित चीजें बताई गई हैं। कृषि और पशुपालन बताया गया है आर्टिकल 48 में, जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 50 में हमारा यह बताया गया है। तो ये आर्टिकल जो दोस्तों इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको याद रखने हैं। और एक नजर आप आर्टिकल पे अगर डालेंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता एग्जाम में पूछा गया है, आर्टिकल 44। ग्राम पंचायतों का संगठन भी एग्जाम में पूछा गया, आर्टिकल 40। और आर्टिकल 39 में समान न्याय और विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 48 में दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों के बारे में बताया गया है। कृषि और पशुपालन के बारे में भी आर्टिकल 48 में बताया गया है। और आर्टिकल जो हमारा 50 है, उसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण बताया गया है। आर्टिकल 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि बताई गई है। और मूल कर्तव्य कहां पे बताए गए, 51 क में दोस्तों हमारे मूल कर्तव्य बताए गए हैं। और मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, मैं इसकी वीडियो भी आपको एक बाद में बता दूंगा। अगला प्रश्न बात करते हैं कि निम्नलिखित सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार या फिर प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। देखिए दोस्तों, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है,
तो नए राज्यों का गठन दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 3 में, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 में नागरिकता का प्रावधान है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। यह प्रश्न कल सचिवालय सुरक्षाकर्मी में पूछा जा चुका है। और प्रशासनिक अभिकरण की व्यवस्था दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में है। तो याद रखना है, नई राज्यों का गठन आर्टिकल 3, नागरिकता संबंधी प्रावधान 5 से 11, भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35 में, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है, मतलब प्रश्न पूछा गया कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। प्रश्न एग्जाम में बहुत बार दोस्तों पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया हुआ है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है दोस्तों, ये की जाती है किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम दोस्तों CSO नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा ही भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब जो CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना संबंधित प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि CSO की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। 2 मई 1951 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और जो CSO का मुख्यालय है, यह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो शाखाएं हैं, कोलकाता में भी इसकी शाखा दोस्तों एक स्थित है। और ये अपना वार्षिक प्रकाशन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी NAS के नाम से जारी करता है। ठीक है, CSO के राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के लिए इसका आधार वर्ष दोस्तों पहले 1999 से 2000 माना गया था, लेकिन बाद में इसे परिवर्तित करके 2004-5 कर दिया गया। उसके बाद में 2015 को में दोस्तों जो CSO है, इसका जो आधार वर्ष बेस ईयर अगर आपसे पूछा जाता है कि CSO का बेस ईयर क्या है, वह है 2011-12। ये अभी आपको याद रखना, अभी के लिए आपको इंपोर्टेंट है कि CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो अभी आधार वर्ष है वो क्या है? 2011-12 है। और राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के लिए इसमें 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब दोस्तों ये तीनों क्षेत्र आपको याद रखने हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, कि इसमें क्या क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों क्या आता है? कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन। कल सचिवालय सुरक्षाकर्मी में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति। और तृतीय क्षेत्र में आता है दोस्तों हमारा क्या? परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, संपदा, लोक प्रशासन, शिक्षा और विदेशी सुविधाएं, ये सभी हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ये आपको याद रखना है, पहले क्षेत्र में क्या आता है, दूसरे क्षेत्र में आता है क्या आता है, और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है। तो CSO जारी करता है क्या? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा की जाती है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता या फिर प्रौढ़ साक्षरता। तो प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा HDI में हमारा शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम जिसे कहते हैं, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन दोस्तों महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। और सन 2010 में इसके अंतर्गत मेनली हमारे 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। एक है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक जिसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा है दोस्तों क्या? शिक्षा सूचकांक, तो हम इसे कह सकते हैं प्रौढ़ साक्षरता। और तीसरा है आय सूचकांक। आय सूचकांक में देखिए प्रति व्यक्ति आय भी आ जाता है, तो आय सूचकांक, इन 3 चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? तो सामाजिक असमानता हमारा इसमें शामिल नहीं है। क्या? सामाजिक असमानता HDI में शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें सूचकांक को निकालने के फॉर्मूले होते हैं दोस्तों कि सूचकांक बराबर वास्तविक मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य बट्टा उच्चतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। ठीक है, और ज्यामिति माध्य के आधार पे इसका निर्धारण किया जाता है। फिर जीवन के आधार पे प्रत्याशा होती है, स्कूल अवधि का औसत वर्ष, ये बहुत सारी चीजें इसमें होती है। उच्च विकास सूचकांक, निम्न विकास सूचकांक, HDI से संबंधित जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो आपको करना पड़ता है। तो फिलहाल इतना ही करते हैं इसमें। अगले प्रश्न है हमारे कंप्यूटर के कुछ प्रश्न है दोस्तों कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? तो लेजर प्रिंटर दोस्तों सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है। LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का पूरा नाम होता है दोस्तों क्या? लिक्विड क्रिस्टल, बताइए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले। तो LCD का जो पूरा नाम होता है दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम में डॉट डॉट के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कर पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। मतलब कौन सी पद्धति के द्वारा टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश करवाया जाता है? तो वो है दोस्तों क्या? कीबोर्ड। कीबोर्ड में ही आप टाइप करके क्या करते हैं? टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश कराते हैं ना कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। और अगला आपका प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं क्या?
डाटा देखना है, प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आउटपुट डिवाइसेज होते हैं दोस्तों, यह डाटा को देखना या फिर प्रिंट करना, क्योंकि प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइसेज है। डाटा को देखना जो मॉनिटर पे हमें दिखता है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमारा डाटा देखना और प्रिंट करने को सुविधाजनक बनाते हैं। इसके डाटा स्कैन करना और डाटा इनपुट करना, ये क्या होता है दोस्तों, हमारा इनपुट डिवाइसेज के अंतर्गत में आता है। बाकी इनपुट डिवाइसेज जिनके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, और आउटपुट डिवाइसेज जिनके द्वारा हमें इनपुट किया हुआ चीज़ें दिखती हैं, वो आउटपुट डिवाइसेज के अंतर्गत आती है। अब बहुत बार दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सा इनपुट डिवाइसेज है और कौन सा आउटपुट डिवाइसेज है। जैसे कि अगर बात करें दोस्तों, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो हम पढ़ते हैं, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये दो सभी क्या है दोस्तों हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत में आते हैं। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सभी सब कुछ, ठीक है। टच स्क्रीन भी दोस्तों हमारा इनपुट डिवाइसेस में आता है। वहीं आउटपुट में क्या क्या आता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, इमेज स्क्रीन जो प्रोजेक्टर होता है, यह सभी हमारे आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। और आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने पूरी मेहनत से आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की हुई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और इस सीरीज दोस्तों आगे कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब आप लोगों के अच्छे रिव्यू जाएंगे तभी दोस्तों मैं आगे की वीडियो आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।